मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे विच इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो ये हमारे इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आज इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे एंड साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हर एक टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने खुद ये देखा कि चैप्टर के इन बिटवीन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे दैट व्हिच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का ये पूरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम ये समझ सके कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और एंड इजीली वी कैन रिलेट दोस टॉपिक्स। सो देखो, डिफरेंट पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम देखते हैं अपने आसपास अलग अलग लोग अपनी अलग अलग जॉब्स पर जाते हैं। किसी की इंडस्ट्री है, कोई कचरे वाला है, वो कचरे को कलेक्ट करता है, या फिर हो सकता है कोई टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बैंक में काम करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी यानी कि यहाँ से आप जैसे पैसा कमाते हो तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अलग अलग एक्टिविटीज में यहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, ये हम जानते हैं, अपने आसपास हम देखते हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सो वी ग्रुप दीज एक्टिविटीज ऑन सम क्राइटेरियन। किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इन एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं और इन्हीं को आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो अलग अलग ग्रुप्स हमने बना दिए हैं, इन एक्टिविटीज को हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग बेसिस पर। ठीक है, सो देखो, जैसे कि दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स, और इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके लिए जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो देखो, अब इन सभी ग्रुप्स को देख लेते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंट ग्रुप्स हमने बनाए हैं। सो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो कैसे हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं, 3 बेसिस है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटीज का नेचर कैसा है, जो वर्क आप कर रहे हो, जो जॉब आप कर रहे हो उसका नेचर कैसा है। देखो यहाँ पे इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। ये आपने नाम पहले भी सुने होंगे। आगे हम इन सभी को 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहला बेसिस है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी कि जब जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें आप एम्प्लॉय हो, मान लो कि आप इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हो सकते हो, कि आप बैंक के आप एम्प्लॉय हो सकते हो, सो वहाँ पे कुछ कंडीशन होती है जॉब की। सो उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, थर्ड देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो ओनरशिप पे बेसिस पे, यानी कि आप मान लो कि आपकी खुद की इंडस्ट्री है तो आप क्या हो, प्राइवेट हो, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है, दीज आर नोन एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और जैसे कि रेलवे, सो रेलवे को कौन ओन करता है, इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम यहाँ पे 2 टाइप्स में एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासीफाई करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नाम से भी क्लियर हो रहा है, आगे हम इन डिटेल इनको डिस्कस भी करने वाले हैं। और इस चैप्टर में बस यही है, इस चैप्टर में बस यही है। सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन्हें डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लास्ट में। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनसे रिलेटेड और भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। मतलब किस टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं, नेचर ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पर अब हम टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पर 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो अब 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। तो ये सबसे बेस सेक्टर होता है, बिकॉज और जो दूसरे सेक्टर होते हैं वो सारे इस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर है क्या, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, तो वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। जैसे कि खेती करना, माइनिंग करना, फिशिंग करना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज है। सो दीज एक्टिविटीज कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है,
and it is called primary because it forms the base for all other products that we subsequently make. इसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये एक बेस फॉर्म करता है जिससे बाकी और दूसरे प्रोडक्ट्स बन पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कॉटन का कपड़ा है, कोई कॉटन की टी शर्ट है, तो वो कैसे बनी है? वो एक इंडस्ट्री में बनी है. इंडस्ट्री में कैसे बनी है? फैब्रिक से बनी है. अब वो फैब्रिक कहाँ से आया है? रॉ कॉटन से आया है. एंड रॉ कॉटन कैसे आया है? खेती करके. तो जब हमने खेती करी, उससे रॉ कॉटन प्रोड्यूस हुआ, फिर फैब्रिक बना, फैब्रिक से फिर वो कॉटन टी शर्ट बनी. तो सबसे पहले क्या रॉ कॉटन प्रोड्यूस हुआ ना, रॉ कॉटन खेती से प्रोड्यूस हुआ, तो खेती प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है. तो जो हमने रॉ कॉटन प्रोड्यूस किया उसी से फिर वो कॉटन टी शर्ट बन पाई. तो बाकी जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो सारे उस पर बेस्ड हैं, रॉ मटेरियल पर बेस्ड हैं. ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है बिकॉज ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे बाकी के दूसरे प्रोडक्ट्स बन पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप चिप्स खा रहे हो, तो चिप्स कैसे बने हैं? चिप्स बने हैं पोटैटो से. तो पोटैटो कैसे आया है? एग्रीकल्चर से, खेती से. तो खेती किसके अंदर आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है. तो और जो दूसरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर की हेल्प से ही बन रहे हैं बिकॉज प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको बेस बोला जाता है. एंड और बाकी जो दूसरे सेक्टर हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे स्कूल में भी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी क्लासेस आती हैं, फिर सेकेंडरी, फिर आगे. ठीक है, तो प्राइमरी क्लासेस सबसे पहले आती हैं. अगर आप प्राइमरी क्लासेस नहीं पढ़ोगे तो फिर आप आगे क्लासेस में नहीं जा पाओगे. ओके, सो ऐसे ही ये प्राइमरी सेक्टर होता है. देन एग्जाम्पल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग एंड माइनिंग, ये एग्जाम्पल हैं. ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं. फार्मिंग करना, खेती करना, फॉरेस्ट्री, हंटिंग करना, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं. देन since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. बहुत इंपॉर्टेंट. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं बिकॉज इसमें जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं वो इन्हीं एक्टिविटीज से, एग्रीकल्चर, डेयरी, इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं. इसीलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. तो डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन प्राइमरी सेक्टर, गिव द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, तो आप उसमें डिफाइन करोगे. ठीक है, तो बहुत टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको मेन इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए. अगर आपको मेन कंसेप्ट पता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बोला जाता है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो रिलेटेड टू दिस. ठीक है, देन अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो देखो, प्राइमरी सेक्टर से तो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए, रॉ मटेरियल बना. अब उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, इसे ये होता है सेकेंडरी सेक्टर में. तो ये जो एक्टिविटीज हैं जिससे नेचुरल प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके दूसरे फॉर्म में बदल दिया जाता है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं बिकॉज इसमें मोस्टली इंडस्ट्रीज आती हैं. क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है एंड उसकी फॉर्म बदल दी जाती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है. ठीक है, सो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी, फिर उससे अगला स्टेप होता है ये सेकेंडरी. ठीक है, दिस इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. ये प्राइमरी का अगला स्टेप होता है बिकॉज प्राइमरी में तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, अब उस रॉ मटेरियल को आप मैन्युफैक्चर करोगे, उससे दूसरे फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है. सो ये अगला स्टेप होता है, अगला कदम होता है. ठीक है, some manufacturing processes are required here, it is also called industrial sector. obviously यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. देन एग्जाम्पल यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ. कॉटन फाइबर का यूज करके हमने जो कॉटन फाइबर जो हमने प्लांट से ऑब्टेन किया है उसको स्पिन करके यार्न बनाना एंड देन उसका कपड़ा बनाना. तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है. कपड़ा आप कहाँ पर बनाओगे? इंडस्ट्रीज में ही बनाओगे. ओके, देन यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटीरियल वी मेक शुगर और गुड़. तो जो शुगर केन, जो गन्ना प्रोड्यूस होता है खेती करके, फिर उसको इंडस्ट्रीज में ले जाके उसे मैन्युफैक्चर करके हम चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं या फिर गुड़ बनाते हैं. तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये सेकेंडरी सेक्टर की हैं. तो यहाँ से भी सेम वही क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन सेकेंडरी सेक्टर, व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. तो आप उसका आंसर ऐसे लिखोगे. ठीक है, एग्जांपल्स में आप ये लिख सकते हो, या डेफिनेशन ये इसकी हो गई. ओके,
या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज द नेक्स्ट स्टेप टू द प्राइमरी सेक्टर, तो ये भी पूछा जा सकता है। कंसेप्ट जो आंसर होगा वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल राइट इट। अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर के बारे में। तो टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर हैज एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। देखो, टर्शरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, उसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, देखो प्राइमरी सेक्टर में तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन टर्शरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है वो आपस में और अच्छे से रिलेट होते हैं और उनकी डेवलपमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खेती करी, मान लो आपने किसी की भी खेती करी, आपने टोमेटो की, पोटैटो की, आपने कॉटन की खेती करी, तो अब जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इंडस्ट्रीज तक ले जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज तक कैसे ले जाओगे? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टर्शरी सेक्टर आता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आता है। तो टर्शरी सेक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग, अब मान लो आपको खेती करनी है, आपको बड़े लेवल पर मतलब ज़्यादा एरिया पे खेती करनी है, तो उसके लिए आपको लोन्स चाहिए होंगे, पैसे की जरूरत चाहिए होगी, तो ये लोन्स प्रोवाइड करना, ये सब किसका काम है? बैंक्स का काम है। तो बैंक्स किसके अंदर आते हैं? टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो जितने भी प्रोफेशंस हैं, सर्विसेज हैं, वो सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं। ओके, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट, ये हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर ये साफ बात लिखी हुई है कि टर्शरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज हैं ये खुद कोई गुड नहीं प्रोड्यूस करती हैं, ये क्या करती हैं? ये सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, then since these activities generate services rather than goods, it is also called the service sector. tertiary sector services provide करता है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, बैंकिंग एक लोन एक सर्विसेज है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे कि टीचर्स, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, जितने भी प्रोफेशन और सर्विसेज हैं वो सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज टर्शरी सेक्टर, व्हाई टर्शरी सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्टिविटीज इन टर्शरी सेक्टर। तो सेम क्वेश्चंस बनेंगे तीनों ही सेक्टर्स में से। एंड डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक टेल द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, टेल द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, हाउ टर्शरी सेक्टर सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हमने तीनों सेक्टर के बारे में बात कर ली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर। अभी जो हमने थ्री सेक्टर डिस्कस करे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड दी टर्शियरी सेक्टर, अब हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। अब आप पूछोगे कंपेयर कैसे करेंगे, किस बेसिस पे हम इन्हें कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले उससे डिस्कस करते हैं, फिर कंपेरिजन ग्राफ, क्या क्या डेटा है उसे बाद में देखेंगे। ठीक है, सो देखो, दी थ्री सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। हम ये जानते हैं कि इन तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में चाहे एग्रीकल्चर हो, उसमें कितने फार्मर्स काम करते हैं, हर एक फार्मर का कितना प्रोड्यूस है उसको ऐड करोगे, और फिर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, कोई कार की इंडस्ट्री है, वहीं पे कोई कील, नेल जिसे हम कहते हैं कील ठोकते हैं, तो कील की भी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे तीन सेक्टर है, वैसे टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे बैंकिंग है, बैंकर्स का फिर टोटल क्या मतलब कितना लोन दिया जा रहा है, तो पूरा ट्रांजैक्शन, तो ये जितना तीनों सेक्टर में जो प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल टास्क हो जाएगा। सो यहाँ पे यही लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन देम, एक लार्ज क्वांटिटी में लोग यहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं इन तीनों सेक्टर्स में। तो यहाँ पे इनके प्रोड्यूस को, गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करना एक इम्पॉसिबल टास्क है, और फ्रेंड्स ये कोई सेंस भी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखो आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं ऐड करना चाहिए। अभी देखो,
बट हाउ डू वी कैलकुलेट दैट हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। तो अब हम कैसे पता लगाएं, कैसे हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करें। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट कितनी हर एक सेक्टर में कितना गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, कितनी सर्विसेज वो हर एक सेक्टर प्रोवाइड करता है, कैसे कैलकुलेट करें, क्या बेसिस होना चाहिए। एंड प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, ये कैसे हम डेटा निकाल सकते हैं। सो कैसे हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, तो आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि इन तीनों सेक्टर्स की गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आप इंडिविजुअली ऐड करोगे तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। अब देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इवन दिस विल नॉट मेक एनी सेंस। ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि आप तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में जितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप उन्हें ऐड करोगे तो उस बेसिस पे आप इन तीनों सेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। कि मान लो कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा अपना योगदान दे रहा है, आप ये नहीं कह सकते हो। सो यहाँ पर यही लिखा है कि इस बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कितनी सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब कैसे कंपेयर करें वो डिस्कस करते हैं। सो देखो, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट, जो इकोनॉमिस्ट यानी कि जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं, दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इन तीनों जो सेक्टर है उसमें जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें ऐड मत करो, उनकी वैल्यू को ऐड करो। वो ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट। ये क्या सजेस्ट करते हैं कि हर एक गुड की वैल्यू होती है। मान लो कि एक बिस्किट का पैकेट बनता है तो बिस्किट की वैल्यू होती है, वो जिसका बना, अगर वो मतलब गेहूं का बना हो सकता है, वीट का बना हो, तो उसकी क्या वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू के उन वैल्यूज को ऐड करके हमें क्या करना चाहिए, क्लासिफाई करना चाहिए, उनका कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट। एग्जाम्पल से समझो। सो देखो, एग्जाम्पल भी बिस्किट का ही है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो, इफ 10,000 kg ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 20 रुपीज per kg, the value of wheat will be rupees 2 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर 10,000 किलो यहाँ पे व्हीट है और पर केजी यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपीज आ गई। The value of 5,000 coconuts at ₹15 पर कोकोनट विल बी ₹75,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं तीनों सेक्टर्स को। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। ठीक है, तो क्या करना है कि तीनों सेक्टर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको ऐड नहीं करना है, उनकी वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को ऐड करो और फिर कंपेयर करो कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फिर कंपैरिजन करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करना, क्वांटिटी को ऐड करना, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है और अनरीजनेबल भी है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। सो इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं कि वैल्यू को ऐड करना चाहिए, जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट शुड बी एडेड। ओके, एग्जाम्पल हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो कि काफी फ्रेंड्स इसमें डाउटफुल भी रहने वाले हैं कि यहाँ पे देखो, नॉट एवरी गुड और सर्विस, हर एक गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं करना होता है। फिर क्या काउंट करना होता है, आगे देखो यहाँ पे, ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू बी काउंटेड। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखो, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, यानी कि वो गुड्स जो कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचे हैं उसे कंज्यूम करने के लिए। एग्जांपल लेते हैं बिस्किट का, बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई फार्मर है, उसने मतलब वो बिस्किट किसके बनते हैं, व्हीट के बनते हैं, गेहूं के बनते हैं। तो जो गेहूं फार्मर ने प्रोड्यूस किया उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी, और फिर वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के पास गया, इंडस्ट्री ने उसे प्रोसेस करा, उससे बिस्किट बनाए, फिर उन्हें पैक करा और फिर उन पैकेट्स को रिटेलर्स के पास भेजा, रिटेलर से शॉपकीपर ने लिया, शॉपकीपर ने फिर हमें बेचा। तो हम क्या है, मैं हूं वो फाइनल कंज्यूमर जिसने उस बिस्किट को कंज्यूम करा एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस बिस्किट की जो वैल्यू है उसे काउंट करना है, उस गेहूं की वैल्यू को काउंट नहीं करना है। जो फैक्ट्री में आपने इलेक्ट्रिसिटी उसमें खर्ची से बनाने के लिए, उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करना है। जो लेबर का यहाँ पे उन्होंने अपना, लेबर का भी तो यहाँ पे यूज होता है इंडस्ट्रीज में, सो उनके आउटपुट को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि जो फाइनल गुड बना है, जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसकी जो वैल्यू है उसे काउंट करना होता है। द फाइनल गुड एंड
सर्विसेज की जो वैल्यू है उसे काउंट करना है, ठीक है। जो बीच में उसके पहले के जो प्रोसेसेस हैं उसकी कितनी वैल्यू है, दैट वॉन्ट बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे यही लिखा है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। सो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को ऐड करके फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो तीनों सेक्टर्स का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। सो यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों इंक्लूड किया जाता है। जो बीच के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें जो कॉस्ट है, उसकी जो वैल्यू है, उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वही एग्जांपल लेते हैं, बिस्किट का एग्जांपल लेंगे। बिस्किट क्या है? फाइनल गुड है। अब ये फाइनल गुड्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले जितने भी प्रोसेस हुए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो, वीट का प्रोडक्शन हो और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर मार्केट तक का ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, इन सबको, ये सब क्या है? ये सब है इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जितने भी गुड्स यहाँ पे यूज हुए हैं, जितनी भी सर्विसेज आई हैं, दीज ऑल आर नोन एज द इंटरमीडिएट गुड्स। अब इनको हम इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, वो इस पॉइंट में रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि जो बिस्किट की वैल्यू है, अगर मान लो कि 20 रुपए का पैकेट है, तो उस 20 रुपए में वो पूरी वैल्यू है, चाहे वो वीट का प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो, जितनी भी टोटल कॉस्ट है ना इंटरमीडिएट गुड्स की, वो सब उस पैकेट में इंक्लूडेड है, उस 20 रुपीज में इंक्लूडेड है। इसीलिए हम यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। जो फाइनल गुड्स है उसी को काउंट करते हैं, जो फाइनल सर्विस है उसी की वैल्यू को काउंट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, ठीक है। That are used up in making the final good. Hence the value of ₹80 for the biscuits, जो कि हमारा फाइनल गुड है, जो बिस्किट हमारा फाइनल गुड है, 80 रुपए का अगर मान लो पैकेट है, so that already includes the value of the flour, यानी कि जो आटा है, अगर आटे की वैल्यू क्या है 25 रुपीज है, similarly the value of all other intermediate goods would have been included, यानी कि आटे को इंक्लूड कर लो, इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड कर लो, लेबर की वर्कफोर्स को इंक्लूड कर लो, सब कुछ इंक्लूड करके जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सब 80 रुपीज में इंक्लूड हो जाएगी। जो हमारा फाइनल गुड है उसकी वैल्यू में सारे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, इसीलिए हम इन इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही काउंट किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? Therefore it won't make any sense because then we would be counting the value of the same thing twice a number of times। मान लो कोई बिस्किट है, बिस्किट के लगा और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो कि कोई नेल मैन्युफैक्चर हो है, जो कील है उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो जो आयरन का उसमें लगा है, आयरन उसमें लगा है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की जो कॉस्ट है, जो आयरन की कॉस्ट है, अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लोगे तो आप उसी को मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड कर रहे हो कॉस्ट को, क्योंकि जो फाइनल नेल, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट में सारे इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसे इंक्लूड, वो पहले से ही इंक्लूडेड उसमें होता है, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों काउंट किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। एग्जाम्पल दे सकते हो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रिकॉशन आपको लिखना होगा, जैसे कि अगर ये पूछा जाता है कि व्हाई दी एवरी गुड एंड सर्विसेज, मतलब कि हर एक गुड एंड सर्विसेज को हम क्यों नहीं काउंट कर लेते हैं, फाइनल गुड एंड सर्विसेज को ही क्यों काउंट किया जाता है, ये प्रिकॉशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप मेंशन कर सको, एग्जाम्पल दे सको इसका, ठीक है। यहाँ पे तो हमने बस नॉर्मल बातें समझी, आई होप समझ आ चुका है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीडीपी क्या है? ये कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करने का एक तरीका है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो एक साल में एक सेक्टर में पूरे फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होगी वो होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर, ठीक है। मान लो कोई एक सेक्टर है, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, तो एक साल में उस सेक्टर का
जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसे बोला जाता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर। और अगर हम तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर दे एक साल में, फिर वो होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। एक साल में एक सेक्टर की पूरी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। और अगर हम तीनों ही सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर दे, उसका सम कर दे, तो फिर जाके हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन जीडीपी, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये डेफिनेशन आप लिखोगे, ठीक है। पहले टोटल प्रोडक्शन क्या होता है एक सेक्टर का, एंड हर तीनों सेक्टर के अगर हम टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर दे, फिर हमें जाके जीडीपी मिलती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है। अब जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? हु कैलकुलेट्स जीडीपी? सो मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री जो है वो जीडीपी को मेजर करती है, उसको कैलकुलेट करती है, ठीक है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and their prices and then estimates the GDP। बिकॉज देखो, एक पूरे कंट्री की जीडीपी निकालना बहुत ही बड़ा काम है, इसमें बहुत सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, सारी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है, एंड देन जीडीपी जाके निकलती है, एस्टिमेट करी जाती है। तो कौन करता है? सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है विद द हेल्प ऑफ दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उनकी हेल्प लेके जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु कैलकुलेट्स जीडीपी, सो यू विल राइट दिस आंसर, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं एंड डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, हर एक सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग होती है, ठीक है। किसी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी कंट्री में टर्शरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये अलग अलग होता है, हर एक सेक्टर की प्रोडक्शन अलग होती है। एंड जैसे जैसे ईयर्स बीते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरा है, तो इन सेक्टर्स की प्रोडक्शन में भी चेंज आए हैं, ठीक है। जैसे पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो पहले प्राइमरी सेक्टर में की ज़्यादा प्रोडक्शन थी, प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फिर जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनने लगी, फिर सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट होने लगा। एंड अब जब कंट्रीज डेवलप्ड हो जाते हैं तो फिर टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करने लगता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, कि कैसे थ्रू आउट द ईयर्स सेक्टर की प्रोडक्शन में चेंज आया है, हर एक सेक्टर की प्रोडक्शन में चेंज आया है, एक शिफ्ट हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या चेंज आया है। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ये नॉर्मल शिफ्ट देखा जाता है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में। जब कंट्री डेवलप करना स्टार्ट करता है, बिल्कुल अपने पहले के स्टेज, इनिशियल स्टेज में होता है, तो उस टाइम पर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता जाता है तो फिर शिफ्ट आता है सेक्टर में, प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर। एंड जब कंट्री डेवलप हो जाता है तो टर्शरी सेक्टर में फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एंड ज़्यादा लोग उसी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में, ओके। Then, generally at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity। तो जब कोई कंट्री अपने इनिशियल स्टेजेस पर होता है डेवलपमेंट की, जब डेवलप होना शुरू ही होता है, तो उस टाइम पर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, ज़्यादा लोग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है इकोनॉमी का। बिकॉज देखो, जैसे अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ये कितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये इन कंट्रीज, जब ये पहले डेवलप नहीं हुए थे, तो इन कंट्रीज में भी प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता था, ज़्यादा लोग खेती करते थे, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पर ये डेवलप नहीं हुए थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जब ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे तो इन कंट्रीज में भी प्राइमरी सेक्टर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था इकोनॉमी में। लेकिन फिर शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, it produced much more food than before, many people could now take up other activities। तो फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, तो नए नए फार्मिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, नए नए एग्रीकल्चर मेथड्स इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिपेंडेंस के बाद, वाइट रेवोल्यूशन आया, तो इनसे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, ठीक है।
खाना ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई प्राइमरी सेक्टर में। तो अब जब एग्रीकल्चर प्रॉस्पर होने लगा, नए एग्रीकल्चर मेथड्स आने लगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी प्राइमरी सेक्टर में, तो फिर लोग क्या करने लगे, दूसरी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करने लगे। ठीक है, देन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स, खरीदना और बेचना ये एक्टिविटीज बढ़ने लगी। देन however at this stage most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector। लेकिन फिर भी इस टाइम तक, इस स्टेज तक जब कंट्री डेवलप हो रहा है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं, तो उस टाइम पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही होते हैं, मतलब जो नेचर से रिलेटेड, जो खेती से प्रोड्यूस होते हैं वही प्रोडक्ट्स होते थे, ज़्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड भी होते थे। ठीक है, फिर आगे बात आते हैं, आगे अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। तो अब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट होती है इकोनॉमी, कैसे, देखो, over a long time new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding। तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, कंट्री और डेवलप होता है, तो फिर क्या होता है, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, फैक्ट्रीज बनने लगती हैं, इंडस्ट्रीज बनने लगती हैं, एंड ये एक्सपैंड होता है। इससे क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है इकोनॉमी में एंड डोमिनेट करने लगता है। ठीक है, people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates। एंड जैसे जैसे फैक्ट्रीज ग्रो करती हैं, इंडस्ट्रीज बनने लगती हैं, तो फिर लोग भी क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के ही गुड्स को खरीदने लगते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रीज जो सामान प्रोड्यूस करती हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो ज़्यादा सस्ते होते हैं, हमें पता है, बिकॉज इंडस्ट्रीज में तो बल्क में प्रोड्यूस होता है, बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें सस्ते दाम में मिल जाता है, तो फिर लोग इंडस्ट्रीज के ही गुड्स को खरीदने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होती हैं एंड सेकेंडरी सेक्टर फिर अब डोमिनेट करने लग जाता है कंट्री की इकोनॉमी में। तो ये शिफ्ट देखने को मिलता है, प्राइमरी से अब सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करने लग गया। ठीक है, देन सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और देन जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है टोटल प्रोडक्शन में एंड एम्प्लॉयमेंट में भी। फिर क्योंकि लोग जब लोग भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज में जाके काम करने लगते हैं, वहाँ पर वर्क करने लगते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी अब सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ जाती है। ठीक है, Hence over time a shift had taken place। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये शिफ्ट देखने को मिलता है। This means that the importance of the sectors had changed। तो इससे हमें समझ आता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस है वो चेंज हो रही है। पहले सभी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, खेती पर डिपेंड होते थे, ज़्यादा लोग उसी में एम्प्लॉयड होते थे, लेकिन डेवलपमेंट होता है जब, तो फिर ये शिफ्ट हमें देखने को मिलता है सेक्टर्स में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर देख लिया, अब टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। सो इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में पिछले 100 सालों से एक और शिफ्ट देखने को मिला है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में। देखो अभी तक तो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी में, लेकिन जैसे जैसे कंट्रीज और डेवलप होती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, इंटरनेट आता है, तो अब एक और शिफ्ट हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में। एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें, जैसे अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इन कंट्रीज में जो टर्शरी सेक्टर है वो यहाँ पर डोमिनेट करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में एंड टोटल प्रोडक्शन में। ज़्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, बिकॉज टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जितने जो ये हाई प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ये सारे टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। So now tertiary sector has become more important in the economy of the developed countries। ठीक है, The service sector has become the most important in terms of total production। तो ये जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है टोटल प्रोडक्शन में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। एंड ज़्यादातर जो लोग हैं वो टर्शरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के कंपैरिजन में टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ज़्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज में। जो डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि हम अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं, जो जब अमेरिका डेवलप नहीं हुआ था, बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेजेस पे था, तब प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था, सभी लोग खेती में इन्वॉल्व होते थे, एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज आई, तो फिर सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करने लगा। फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करने लगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई और डेवलपमेंट हुई। एंड आज टर्शरी सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज।
अब ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। What is the total production and employment in the three sectors in India? We shall see in the next section. तो अब देखो इन तीनों, ये टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है इन तीनों सेक्टर्स में इंडिया में। तो अब हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर है, इन तीनों में क्या टोटल प्रोडक्शन है एंड एम्प्लॉयमेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कितना टोटल प्रोडक्शन है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है इन तीनों सेक्टर्स में, वो हम डेटा की हेल्प से समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो इसी टॉपिक से आते हैं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 ग्राफ दिए गए। सबसे पहला ग्राफ है जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इस ग्राफ में आप देख सकते हो ये जो एक्सिस है, यानी कि जो हमारी वाई एक्सिस है, इसमें दिया है रुपीस इन करोड़, यानी कि करोड़ में कितने रुपीस है डेट इज गिवन। और हमारी जो एक्स एक्सिस है उसमें हमें ईयर दिया है, 2 ईयर है, एक तो 1973-74 वाला ईयर है और 2013 और 14 वाले ईयर्स हमें दिए गए हैं। और यहाँ पे हमें डेटा भी दिया गया है। ये डेटा में हमें क्या दर्शाया गया है, इन दिस ग्राफ यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज गिवन ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स, की 40 साल का जो टाइम पीरियड है 1973-74 से लेके 2013-14 तक का, ये जो 40 साल का टाइम पीरियड है, इसमें प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ है, इसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर किसी सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसका जो जीडीपी में शेयर होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा, जितना पैसा जनरेशन होगा वो भी ज्यादा होगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्राफ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो प्राइमरी सेक्टर है, देखो ब्लू कलर में प्राइमरी सेक्टर, रेड कलर में सेकेंडरी और ग्रीन कलर में है आपका टर्शियरी सेक्टर। अब 1973-74 में देखें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पैसा दे रहा था जो सा सेक्टर, दैट वाज प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे था हमारा टर्शियरी सेक्टर और लाल कलर में विच इज सेकेंडरी सेक्टर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। ये कहाँ की सिचुएशन है, 1973-74 की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ 2013-14 पर। अब 2013-14 में जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा बदल गई थी। यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो तीनों सेक्टर्स में देखी गई, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी टर्शियरी सेक्टर में, जो ग्रीन कलर में है। और यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है ग्रोथ उसमें भी हुई, लेकिन कंपैरेटिवली कम हुई। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर में भी ग्रोथ हुई। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई, टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। 2013-14 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर में फिर ग्रोथ हुई, जो प्रोडक्शन में ग्रोथ है। और थर्ड नंबर पे आ गया हमारा प्राइमरी, जबकि 1973-74 में सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ऊपर प्राइमरी था, लेकिन 2013-14 में प्राइमरी थर्ड नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे जो जीडीपी, जितना पैसा जनरेशन हो रहा है इस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, वो कम है। और टर्शियरी सेक्टर कितना ग्रो कर गया एकदम से इस 40 साल के टाइम पीरियड में, टर्शियरी सेक्टर एकदम से बूम कर गया। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। सो ये यहाँ पे डेटा हमें बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला डेटा था, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब इस डेटा को देखने के बाद यहाँ पे काफी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस आपके गिवन भी हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-74। 1973-74 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा सेक्टर कर रहा था? अभी मैंने आपको बताया ब्लू कलर में विच वॉज दी प्राइमरी सेक्टर, लेकिन 2013-14 में ये थर्ड नंबर पे आ गया। 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, 2013-14 में टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14? टर्शियरी सेक्टर, अभी हमने डेटा देखा। थर्ड क्वेश्चन, कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर द 40 इयर्स? इस 40 साल के पीरियड में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर ग्रो हुआ, किस सेक्टर ने ज्यादा पैसा दिया जीडीपी में? सो दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। अभी हमने देखा इसमें टर्शियरी सेक्टर का जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, वो कितना एकदम से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ग्रोथ तीनों सेक्टर्स में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर में हुई। सो आंसर इसका टर्शियरी सेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया? 2013-14 की जीडीपी हमसे पूछी गई है। देखो ये जीडीपी हमें दिया कितना रुपीस करोड़ में प्रोडक्शन हो रहा है। सो जीडीपी क्या होती है, जो टोटल वैल्यू है उसे ऐड कर दो, जो गुड्स एंड सर्विसेज की है। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल ऊपर कहां तक बन रहा है, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 55 लाख करोड़। ये हो गया 55 लाख।
और ये रुपीस हमें किस में दिया हुआ है, करोड़ में दिया गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55 लाख करोड़ जीडीपी थी इंडिया की 2013-14 में, जिसमें टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखने के बाद हमारे मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और यही सवाल बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन में इतना इंक्रीज हुआ है टर्शियरी सेक्टर में, इसके क्या क्या रीजंस है, व्हाई टर्शियरी सेक्टर हैज अ बूम इन द प्रोडक्शन ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। ये क्वेश्चन बनेगा, टर्शियरी सेक्टर में इतना प्रोडक्शन क्यों हो रहा है कंपैरिजन टू द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सेक्टर, क्या क्या उसके रीजंस हैं, वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या रीजंस है, ध्यान से देखो। ओवर द 40 इयर्स बिटवीन 1973-74 एंड 2013-14 व्हाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर हैज इंक्रीज। ये तो भाई मानना पड़ेगा कि तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में हुआ है, टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। ठीक है, इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 द टर्शियरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी सेक्टर जो 1973-74 में सबसे ऊपर था प्रोडक्शन के मामले में, वो अब 3rd नंबर पे आ गया, 1st नंबर पे आ गया हमारा टर्शियरी सेक्टर। अब हम रीजंस आगे डिस्कस करेंगे, वापस वही सिचुएशन जो मैंने आपको बताई वो इसमें था। व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीजंस। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्यों इतनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, क्यों इतना प्रोडक्शन इंक्रीज देखने को मिल रहा है टर्शियरी सेक्टर में, ये क्वेश्चन बनता है। रीजंस देखते हैं, तो ये रीजंस आपको आंसर में लिखने हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। रीजंस फॉर द इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज टू द पीपल, एग्जांपल है हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ एटसेट्रा। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, टीचर, डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज, और एग्जांपल देखो हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सर्विसेज है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो शॉपकीपर हो। सो ऑल दीज कम इन दी टर्शियरी सेक्टर। सो इसीलिए यहाँ पे सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज है वो पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे ये एक रीजन है जिस वजह से प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ है टर्शियरी सेक्टर में। देन सेकेंड इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड लाइक एक्टिविटीज आर वाइटल। देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनमें जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी पर डिपेंडेंट है, टर्शियरी पर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी प्राइमरी पर भी डिपेंडेंट है, टर्शियरी पर, टर्शियरी भी इन दोनों सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। कोई भी सर्विस कर रहा है, वो खाना तो खाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स वो अपने घर में यूज करता है वो सब कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर करता है। तो तीनों ये जो सेक्टर है आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ये जो टर्शियरी सेक्टर की अभी हम इसमें बात करें, सो टर्शियरी सेक्टर में जो जैसे एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, वो भी टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सर्विसेज के लिए मान लो कि अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपको लोन लेना है, तो आप लोन कहाँ से लोगे, बैंक से लोगे, तो ये टर्शियरी सेक्टर में आ गया। एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं वो लोन लेते हैं बैंक से, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, सो टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सो यहाँ पर आप उसे फीस देते हो। तो टर्शियरी सेक्टर सबसे मतलब जो बेसिक सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, हमारा टर्शियरी सेक्टर करता है, जो कि सबसे वाइटल है हमारे लिवलीहुड में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक रीजन बन जाता है। थर्ड है, विद द इंक्रीज ऑफ इनकम लेवल ऑफ द पीपल मोर सर्विस आर नीडेड और डिमांडेड बाय पीपल। हम जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी टेक यहाँ पे कंट्री जो कंपनीज होती हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी हाई होती है, तो लोग भी ज्यादातर क्या चाहते हैं कि उन्हें सर्विस मिल जाए, उन्हें कोई एक जैसे टर्शियरी सेक्टर में जॉब मिल जाए, बैंक में जॉब मिल जाए, उनकी इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग हैं वो सर्विसेज चाहते हैं, वो टर्शियरी सेक्टर में अब जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, सैलरी अच्छी मिलती है। सो इसीलिए ये एक रीजन है जिस वजह से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात होगी। सो ये हमारा थर्ड रीजन है, नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम एसेंशियल एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन लार्ज नंबर। अब नई नई सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, जैसे अभी मैंने आपका एग्जाम्पल दिया, टेक कंपनीज इतनी ग्रो कर रही हैं, और एग्जाम्पल ले लो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो रही है, मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो सकता है, जो सोशल मीडिया हो सकता है। तो यहाँ पे जो सोशल हब्स हैं, जो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस वजह से यहाँ
पे जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें भी सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ पे। क्योंकि देखो ये जो कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डेली लाइफ में, और इसमें अभी बहुत इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से टर्शियरी सेक्टर में भी यहाँ पे प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। यहाँ पे जो पीपल है वो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है लार्ज नंबर में इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जो टेक से रिलेटेड हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इतनी इंक्रीज हो रही है, इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर में ही हो रहा है। अभी डेटा भी देखेंगे। सो देखो, अब यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। ये डेटा भी हमारा, ये सेकंड ग्राफ है, ये हमारा थर्ड ग्राफ है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। अभी हमने देखा कि जो जीडीपी वो कितना पैसा दे रहे थे, वो हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा। इस ग्राफ में हम देखेंगे कि जीडीपी में परसेंटेज में कितना शेयर है हर एक सेक्टर का। अब आप देखो 1973-74 में जो प्राइमरी सेक्टर था उसका शेयर कितना था, अप्रोक्सीमेटली 40% था, और जो टर्शियरी सेक्टर था उसका 40% से भी ज्यादा था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 45-47% था। ठीक है, आप देख सकते हो अगर यहाँ पे परसेंटेज में देखोगे तो सबसे ज्यादा शेयर किसका था, टर्शियरी सेक्टर का था, उसके बाद किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था, और थर्ड नंबर पे था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब 2013-14 में देखो अभी भी सबसे ज्यादा किसका है, टर्शियरी सेक्टर में, जबकि वो और इंक्रीज हो गया, पहले इतना था अभी इतना हो गया। और आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे जो प्राइमरी सेक्टर है वो डिक्रीज हो गया, प्राइमरी सेक्टर में डिक्रीज हो गया, जो उनका शेयर था जीडीपी में वो डिक्रीज हो गया, जबकि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो इंक्रीज हो गया। सो आप देख सकते हो शेयर कैसे इंक्रीज हुआ, और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका भी इंक्रीज हो गया। आप देख सकते हो पहले इतना था रेड कलर में और ये अभी इतना हो गया, तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो शेयर है उनका जीडीपी में वो इंक्रीज हुआ है। एंड जो 2013 जो 40 इयर्स का टाइम स्पेन है, इसमें टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो उनका शेयर है जीडीपी में वो इंक्रीज हुआ है, जबकि प्राइमरी सेक्टर का शेयर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिस वजह से जो जीडीपी में शेयर है वो भी डायरेक्टली यहाँ पे कम हुआ है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, ये हमने देख लिया, इस ग्राफ में डेटा हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो थर्ड ग्राफ है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना शेयर है, प्राइमरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर में कितना हो रहा है। देखो 1977-78 का डेटा है और इसमें 2017-18 का दिया है। साल का थोड़ा वेरिएशन हो सकता है अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जो लेटेस्ट एडिशन है उसके हिसाब से डेटा को प्रिपेयर करना। 1977-78 में आप देख सकते हो 71% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था वो प्राइमरी सेक्टर से हो रहा था, यानी कि ज्यादातर यहाँ पे क्या होती था, एग्रीकल्चर होता था, खेती होती थी 1977-78 में। इंडिया की सिचुएशन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे था हमारा टर्शियरी सेक्टर और थर्ड नंबर पे था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो क्या अभी मैंने बोला कि 1977-78 में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिल रहा था। अब 2017-18 पे आ जाओ, एकदम से बिल्कुल डेटा सारा ही पलट गया। यहाँ पे 2017-18 में प्राइमरी सेक्टर में जो 44% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, जबकि टर्शियरी सेक्टर में अभी भी कम है 31%, और यहाँ पे इसमें भी देखो इसमें 25 है, तो यहाँ पे तो डेटा चेंज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी भी प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर से अभी भी आगे है। ठीक है, 31 है देन 25, तो डेटा लगभग सेम है। अभी भी टॉप पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्राइमरी सेक्टर ही टॉप पर है। अब हम यहाँ पे रीजंस डिस्कस करेंगे कि ये जो सेम चीज अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्शन में भी टर्शियरी सेक्टर आगे चल रहा है, और यहाँ पे जो जीडीपी में शेयर है उसमें भी यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर सबसे आगे चल रहा है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्राइमरी सेक्टर कैसे आगे आ गया, सो ये रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफ 3 शोज द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ, कि अभी भी जो सबसे ज्यादा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर से हो रहा है, जबकि हमने देखा कि टोटल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो टर्शियरी सेक्टर कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो शेयर है जीडीपी में वो भी टर्शियरी सेक्टर का है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी टर्शियरी सेक्टर में क्यों नहीं हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में क्यों हो रहा है। सो ये अभी हम आगे रीजंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जो 3 अभी हमने ग्राफ डिस्कस करे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, ये क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये भी वही है कि इंपॉर्टेंस क्यों इतनी हो रही है टर्शियरी सेक्टर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो हमने देखा कि अगर हम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में बात करें तो टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में एज कंपेयर टू अदर टू सेक्टर्स। लेकिन फिर एम्प्लॉयड लोग इतने ज्यादा क्यों नहीं है टर्शरी सेक्टर में? अभी भी हमने ग्राफ की हेल्प से देखा कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में? तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। सो it is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sectors, even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period. Employment in the industry went up by around 3 times. तो पहला रीजन तो ये है कि जॉब्स ही क्रिएट नहीं हुई सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में, इसीलिए जो ज्यादा लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि जॉब्स ही क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। अभी हमने ग्राफ की हेल्प से देखा कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, लेकिन लोग कहां पर काम कर रहे हैं? लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो एम्प्लॉयमेंट का शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? अगर टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो लोगों को भी सबसे ज्यादा उसी में काम करना चाहिए, लेकिन ज्यादा लोग तो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में जॉब्स ही क्रिएट नहीं हुई, इस वजह से लोगों को प्राइमरी सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है। अभी यहाँ पर एग्जांपल से भी समझाया है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है एंड जो प्रोडक्शन है वो 9 गुना बढ़ गया है, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 गुना ही बढ़ा है। प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम बढ़ा है एज कंपेयर टू द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, ठीक है। इस वजह से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं, टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. तो ये तो हमने सेकेंडरी सेक्टर का देख लिया कि सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो 9 गुना बढ़ गया, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 गुना ही बढ़ी। एंड अगर टर्शरी सेक्टर की हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 14 टाइम्स, मतलब 14 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी? सिर्फ 5 टाइम्स ही बढ़ी। तो प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वहां पर लोग कम काम कर रहे हैं, लोग इतने ज्यादा एम्प्लॉयड नहीं है उन सेक्टर्स में, जबकि कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा है जीडीपी में, ठीक है। सो रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन तो एक हमने ये देख लिया कि जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। दूसरा रीजन है वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल, अपनी फुल कैपेसिटी जितना काम नहीं कर रहे हैं। अब इसको आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट भी आप बोल सकते हो या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज सिचुएशन अंडर विच पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। इसको बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग काम तो कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरी पोटेंशियल जितना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमें लगेगा कि वो काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी पूरी कैपेसिटी जितना, पूरी पोटेंशियल जितना काम नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। सो अंडरस्टैंडिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन है? ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। लक्ष्मी एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास 2 हेक्टेयर उसके पास लैंड है एंड वो उस लैंड पर खेती करती है। अब देखो, उस लैंड पर जो खेती है उसके सारे फैमिली के मेंबर्स करते हैं। लक्ष्मी की फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स हैं एंड लक्ष्मी की पूरी फैमिली उस 2 हेक्टेयर की लैंड पर खेती करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि 2 हेक्टेयर की लैंड है, काफी कम लैंड है। अगर सिर्फ लक्ष्मी ही काम करेगी उस लैंड पर तो काम हो जाएगा, प्रोडक्शन उतनी ही आएगी, लेकिन यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, मतलब जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। वो जो 5 लोग उस 2 हेक्टेयर की लैंड पर काम कर रहे हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल जितना काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर उनकी जरूरत नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, लक्ष्मी अकेले काम कर लेगी, लेकिन उनके पास और कोई जॉब ही नहीं है, उनके पास और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, काम नहीं है, इसीलिए वो उस सारे लोग उसी लैंड पे खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स खेती कर रहे हैं, सारे फैमिली मेंबर्स एम्प्लॉयड हैं, हमें ऐसा लगेगा, लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल जितना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एंड एग्रीकल्चर में, खेती में ऐसा ही होता है, मोस्टली जो लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल जितना काम करते ही नहीं है।
कर नहीं पा रहे क्योंकि उनको और दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही हैं और दूसरा उनको काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज मतलब छुप जाना, आपको ऐसा लगेगा कि लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल जितना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मी के एग्जांपल से ये समझाया कि उसके पास काफी छोटी लैंड है, सिर्फ 2 हेक्टेयर ही लैंड है, एंड उस लैंड पर ही उसके सारे फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जबकि उसके फैमिली मेंबर्स को जाके और कहीं काम करना चाहिए तो वो और ज्यादा अर्न कर पाएंगे, ठीक है, जबकि वो उसी लैंड पर काम कर रहे हैं। सो दिस इज द केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसे बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है, कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, तो ये मेन रीजन है। एक तो हमने देख लिया कि जॉब ही क्रिएट नहीं हो रही है टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में, इसलिए लोगों को प्राइमरी सेक्टर में काम करना पड़ रहा है। दूसरा रीजन हमने देखा कि लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वहां पर लोग अपनी फुल पोटेंशियल जितना काम नहीं कर रहे, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, एंड मोस्टली ये प्राइमरी सेक्टर में ही होता है। देन दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। अब ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकती है। ये तो हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा कि प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, अपने फुल पोटेंशियल फुल कैपेसिटी जितना काम नहीं करते। लेकिन जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो और दूसरे सेक्टर्स में भी देखी जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा होगा कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग काम करेंगे जिनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट ही कंसीडर करी जाएगी, है ना। एंड आपने देखा होगा कि डेली वेज लेबरर होते हैं जो डेली काम के लिए काम तलाश करते हैं ताकि उन्हें डेली का उन्हें पैसा मिल सके, डेली उन्हें वेज मिल सके, तो ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है। यहाँ पर जो ह्यूमन एफर्ट है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये दूसरे सेक्टर्स में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, एंड ये जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं इन्हें तो हर दिन काम भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी जो एफर्ट है वो वेस्ट हो रहा है ना। सो हेयर ऑल्सो पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। They may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. वो पूरा दिन काम करेंगे लेकिन काफी कम अर्न कर पाएंगे बिकॉज वो अपनी फुल पोटेंशियल जितना काम तो नहीं कर रहे ना। जब आप अपनी फुल कैपेसिटी जितना, फुल पोटेंशियल जितना काम करोगे, जितनी आप में काबिलियत है, तो फिर आप अर्न भी उतना ज़्यादा ही करोगे। लेकिन आप अपनी कैपेसिटी जितना, आप अपनी पोटेंशियल जितना काम कर ही नहीं रहे, तो आप कमाओगे भी कम, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा ही होता है कि वो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन वो काफ़ी कम कमा पाते हैं, एंड बिकॉज उनके पास दूसरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं, ठीक है। सो ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही केस है, ओके। सो जैसे एक तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि कोई अनएम्प्लॉयड है तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि हाँ इसके पास कोई काम नहीं है तो ये अनएम्प्लॉयड है, इसके पास जॉब नहीं है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में हमें दिख नहीं पाता, हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है, बिकॉज काम तो कर रहा है बट नॉट up to his full potential, okay। सो ये हमने देख लिया अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सीधा क्वेश्चन बनेगा व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सीधा ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इसमें रीजंस बताने पड़ेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट नहीं हुई है टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में, तो सारा आपको इसको ऐसे आंसर करना है। डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क का, 2 मार्क का, डिफाइन अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिफाइन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें कैसे? ये तो हमने देख लिया कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अब हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कैसे करें? सो व्हाट विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस? सो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज सो दैट farmer can grow more crops according to the season, providing employment to other people to work on fields। तो अगर हम irrigation facilities प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, तो इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो दूसरे सीजन में भी क्रॉप को ग्रो कर पाएंगे, एंड इससे ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि इरिगेशन फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि हर एक सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं, खरीफ सीजन में अलग क्रॉप होती है, रबी सीजन में अलग क्रॉप होती है। तो अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो इससे जो फार्मर्स होंगे वो दूसरे सीजन में भी क्रॉप को ग्रो कर पाएंगे, एंड प्रोडक्शन बढ़ेगी और लोगों को काम मिलेगा एंड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सिंपल, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और कैनाल्स कैन जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर गवर्नमेंट डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करवाए, तो इससे भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। कैसे? देखो,
जो कैनाल की कंस्ट्रक्शन में या फिर डैम की कंस्ट्रक्शन में भी वर्कर्स का यूज होगा, लेबरर्स का यूज होगा, तो वो तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई ही। एंड जब डैम्स बन जाएंगे, कैनाल्स बन जाएंगी, तो इससे लोगों को क्या मिलेगी, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, पानी मिलेगा। एंड जो फार्मर्स हैं वो और अच्छे से इरिगेट कर पाएंगे अपने फील्ड को, प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो जब हम डैम्स और कैनाल्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो वर्कर्स जो वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एंड साथ ही साथ जो खेती कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। Then government should invest some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads providing employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा क्या बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने में एंड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। देखो अगर फार्मर्स खेती करेंगे तो खेती करने से क्रॉप्स जनरेट होंगी, प्रोडक्शन होगा। तो अब जो क्रॉप्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए ना। तो गवर्नमेंट को कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने रॉ मटेरियल को, अपनी क्रॉप्स को मार्केट तक ले जा पाएं एंड वहां जाके उन्हें सेल कर पाएं, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, अगर स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर पाएंगे एंड जब अच्छे दाम होंगे तो फिर फार्मर अपनी क्रॉप्स को बेच सकते हैं। तो स्टोरेज फैसिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो इससे फार्मर्स की तो मदद होगी ही, उनकी प्रोडक्शन, फार्मर्स की मदद होगी, एंड साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्टर में, जो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड में इन्वॉल्व है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से डबल फायदा होगा, ओके। देन local banks should give loans to farmers at low rate of interest so that they improve their production। बैंक्स को क्या देना चाहिए, बैंक्स को, लोकल बैंक्स को फार्मर्स को लोन देना चाहिए कम इंटरेस्ट रेट पे। इससे क्या होगा, फार्मर्स लोन ले पाएंगे, लोन लेके वो अपने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, सामान की ज़रूरत होती है, एंड उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सो अगर बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे तो इससे भी क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लोकल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए फार्मर्स को। देन आइडेंटिफाई, ये तो हमने प्राइमरी सेक्टर का देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर में ऐसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करी जा सकती है। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए एंड लोकेट करनी चाहिए इंडस्ट्रीज। कहाँ पर, सेमी रूरल एरिया में, मतलब जहाँ पर गांव है, जहाँ पर लोग खेती करते हैं, वहीं उस सेमी रूरल एरिया में ही गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी लोग होंगे जो एम्प्लॉय करे जा सकते हैं इंडस्ट्रीज में। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड लोकेट करनी चाहिए इंडस्ट्रीज सेमी रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में नहीं, सेमी रूरल एरियाज में, ठीक है। बिकॉज हमने देखा कि रूरल एरिया में ही जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। देन opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good। तो अगर कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज खोलने से क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे वो अपने प्रोडक्ट्स को, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो क्रॉप्स उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो वो उसको स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज हर एक क्रॉप को या फिर हर एक चीज़ को एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस टेम्परेचर में वो सही रहता है, सही कंडीशन में रहता है। तो अगर हम कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे तो इससे फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर पाएंगे, जैसे कि पोटैटोज और ऑनियंस हो गए, एंड फिर वो फार्मर्स उन क्रॉप्स को जब बेचेंगे जब प्राइस अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी एक हेल्प हो जाएगी। देन सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स। तो क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए सेमी रूरल एरियाज में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, जिनसे इन फूड को प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाए जा सके एंड देन उनको बाहर की मार्केट में बेचा जा सकता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। जैसे मान लो एक रूरल एरिया है, एक गाँव है, वहाँ पर लोग खेती करते हैं एंड ये सब प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो आलू की खेती करी जाती है, पोटैटो प्रोड्यूस किया जाता है, तो अगर वहीं पर हम एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप कर दें तो फिर उस पोटैटो को प्रोसेस करके चिप्स बनाए जा सकते हैं, देन उस चिप्स को बाहर की मार्केट में बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाया जा सकता है और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एंड उन्हें बाहर की मार्केट में बेचा जा सकता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है।
So this will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. तो इससे क्या होगा, अगर हम ऐसे इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे तो इससे जो सेमी रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अर्बन सेंटर्स में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। बिकॉज हमें पता है कि जो रूरल एरिया होता है, जो गाँव का इलाका होता है, वहीं पर ज़्यादा लोग खेती करते हैं एंड वहीं पर ज़्यादा हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है एंड वहीं तो हमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है, जॉब्स देनी है। तो जब ऐसे हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो इससे सेमी रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अर्बन सेंटर्स में नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग करके पूछा जा सकता है, इन प्राइमरी सेक्टर, इन सेकेंडरी सेक्टर, इन रूरल एरियाज। तो ऐसे आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया, अब मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करें, हाउ कैन वी जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। सो जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आ जाता है एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि देखो, जो सेक्टर्स अभी अवेलेबल हैं, जो जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, टर्शियरी में हो, वो सभी जॉब्स में हमें इंप्रूव करने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें नए एम्प्लॉयमेंट, नए सेक्टर्स को खोजने की जरूरत है, नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ताकि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है अ स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, नाउ नोन एज द नीति आयोग, एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। तो नीति आयोग क्या है? देखो, पहले क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था कंट्री के इंडस्ट्रियल का जो बेस है उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और भी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन सेटअप है उनमें प्लानिंग कमीशन का बहुत मेजर रोल था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन 2015 तक तो प्लानिंग कमीशन ही चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को सेटअप किया गया गवर्नमेंट द्वारा। नीति आयोग ने बहुत काम करे हैं और इन्हीं में से एक काम है और नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना। ठीक है, सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एस्टिमेट करा है कि जो एजुकेशन सेक्टर है ना, इसमें बहुत स्कोप है, इसमें और बहुत सी नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकते हैं। कि यहाँ पे क्या कहा है, नियरली 20 लाख जॉब्स यानी कि 20 लाख जॉब यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ। ठीक है, और भी बहुत से सेक्टर्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे। देखो, सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, we need many more doctors, nurses, health workers etc. to work in rural areas। हम क्या देखते हैं कि जो रूरल एरियाज में, गांव वाले इलाके में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, नर्सेज नहीं होते हैं, वर्कर्स नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत स्कोप है। यहाँ पे जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत है, नर्सेज की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, और भी ज्यादा नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, सो रूरल एरियाज में स्पेशली ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो हेल्थ सिचुएशन को इंप्रूव करने की जरूरत है और नए डॉक्टर्स को और नए नर्सेज को एम्प्लॉय करने की जरूरत है, जिससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। यानी कि अगर हम अपने टूरिस्ट है, जो हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, उसमें अगर इंप्रूव करेंगे, उसमें और काम करेंगे, क्या हमें करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए, जिससे हमारी और ज़्यादा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है और ग्रो हो, हमारी इकोनॉमी में और उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पे क्या गया, 35 लाख पीपल इसमें एम्प्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने टूरिज्म सेक्टर की सिर्फ बात करें। ठीक है, तो आप देख सकते हो 35 लाख पीपल, 20 लाख जॉब्स यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर जो हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और भी यहाँ पे बहुत से सेक्टर्स हैं, नए सेक्टर्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इनमें काम करने की ज़रूरत है। बट ऑल दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सैड पॉइंट आ जाता है कि जितनी भी हमने बातें करी कि 20 लाख जॉब्स बन सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं, टूरिज्म सेक्टर में 35 लाख पीपल एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ये जो जितना भी प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, हमें ऐसा जो चाहिए, हमें ऐसा कोई डिसीजन चाहिए, ऐसा कोई लॉ चाहिए जो बिल्कुल उसी टाइम, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम उसमें ना लगे और ज्यादा लोगों को उस कम टाइम में ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो हमें एक ऐसा लॉ चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज मनरेगा 2005। यानी कि ये एक ऐसा एक्ट है, देखो इसको पहले रीड कर लेते हैं तब आपको समझ आएगा। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सही है, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, 25 लाख हमने बात करी उसकी, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें और कुछ लॉज यहाँ पे
पे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो उसके बारे में यहाँ पे एक एग्जांपल है मनरेगा 2005, यानी कि ये एक लॉ था, एक एक्ट था जो कि पास किया गया था 2005 ईयर में। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्या होता है कि सबको काम करने का राइट है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन रेस, कि उसकी कास्ट रिलीजन रेस पर उसे जज ना किया जाए। एवरीवन हैज द राइट टू वर्क, ठीक है, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। सो ये एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट में क्या था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इट इज कॉल्ड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA, ओके, मनरेगा इसको हम बोलते हैं। सो 2005 में ये एक्ट लाया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और इसमें क्या है, अंडर द मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज, ये रूरल एरियाज के लिए स्पेशली, आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने वो यूथ जिसे काम करने के, जो काम कर सकता है, उसमें क्षमता है और वो काम करना चाहता है, ही इज इन द नीड ऑफ वर्क, उसे एक साल में 100 डेज का मतलब गारंटी, आप कह सकते हो गारंटीड वर्क दिया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो ये था हमारा मनरेगा एक्ट 2005 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क, उसे गारंटी है कि साल में 365 या 366 डेज में 100 डेज उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस, इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर मान लो कि कुछ सिचुएशन की वजह से वो कुछ यूथ्स को नहीं या किसी को नहीं प्रोवाइड कर पाई जो नौकरी है, तो वहां पे उनको क्या दिए जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाएंगे, उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया मनरेगा के बारे में। The types of work that would be in future help to increase the production from the land will be given preference under the act, ठीक है। तो जो type of work है that will be help in the future to increase the production, यानी कि देखो कंट्री के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंट्री की और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए जो काम है, तो गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करें, और उससे ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे ज्यादा देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट भी यही चाहती है और लोग भी काम करना चाहते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे ये एक बीच में आ जाता है जो अलाउ करता है गवर्नमेंट को भी कि गवर्नमेंट भी इन यूथ को काम दे सकती है, और अगर वो काम करेंगे तो इससे ऑब्वियसली जो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। सो इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम दी लैंड, ज्यादातर लैंड पे काम होते हैं, जो जॉब्स उन्हें दी जाती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा मनरेगा एक्ट। क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट या फिर व्हाट इज द मनरेगा एक्ट 2005। सो यू विल राइट दीज पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आ गया है। यहाँ पे इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लोरिंग द अदर सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि हमने अभी इसमें क्या डिस्कस किया कि और नए सेक्टर्स को हम जनरेट हमें करना होगा और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ये पॉइंट सब आपको पता होने चाहिए, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। सो नीति आयोग के बारे में पूछा जा सकता है, नीति आयोग का आपको पता होना चाहिए। 2015 में ये 1 जनवरी 2015 में गवर्नमेंट द्वारा ये इस आयोग को सेटअप किया गया था, ठीक है। 20 लाख जॉब्स, ये आपको सब पता होना चाहिए, कौन से सेक्टर में कितनी जॉब्स और ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, मनरेगा के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप इसका लोगो देख सकते हो, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, ये है मनरेगा एक्ट, इसमें महात्मा गांधी फोटो लगी है। एंड दीज आर सम लेबरर्स वर्कर्स जिन्हें काम दिया जाएगा, 100 डेज गारंटीड वर्क दिया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एंड सो दिस पिक्चर क्लियर होगी, ये पिक्चर आपको देख लो एक बार क्योंकि एक्ट से ही रिलेटेड है, ये इसका एक टाइप से आप कह सकते हो लोगो है, ओके, मनरेगा एक्ट का। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पर दो टाइप के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब इन दोनों सेक्टर को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल गिवन है कांता एंड कमल का आपकी बुक में, एनसीईआरटी में गिवन है, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो देखो कांता का एग्जाम्पल पढ़ते हैं सबसे पहले। सो कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, ये कांता एक लेडी है, वो ऑफिस में काम करती हैं। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, ठीक है, 9:30 से 5:30 बजे तक वो काम करती हैं, ठीक है।
She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. तो उन्हें हर महीने के आखिर में उन्हें अपनी सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ साथ उन्हें प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ठीक है, जो कि रूल्स गवर्नमेंट ने ले किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोविडेंट फंड भी मिलता है. देन शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज, उन्हें और दूसरे अलाउंसेज में मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलता है. कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, दिस इज अ पेड हॉलीडे. व्हेन शी जॉइंड वर्क she was given an appointment letter stating all the terms and condition of works. तो उन्हें संडे की छुट्टी मिलती है, संडे उनका ऑफ होता है, वो उन्हें पेड हॉलीडे मिलती है, मतलब जब वो हॉलीडे लेती हैं तो उसको भी उस दिन भी उन्हें पे किया जाता है, पेड हॉलीडे उन्हें मिलती है. एंड जब उन्होंने काम ज्वाइन किया था, जब उन्होंने काम करना ज्वाइन किया था तो उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया था जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी कि आपको इतने घंटे काम करना है, इतनी सैलरी मिलेगी, तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें बताई थी. तो ये हमने कांता का एग्जाम्पल देख लिया. अब कमल की बात करते हैं. सो कमल इज कांताज नेबर, वो कांता के ही पड़ोसी हैं. ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप. तो वो एक डेली वेज लेबरर है, मतलब वो हर रोज काम करते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग वो पैसा कमाते हैं. मतलब मान लो उन्होंने एक दिन काम किया तो फिर जितना उन्होंने काम किया उस हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा. अगर अगले दिन वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा पैसा, ठीक है. सो ही इज अ डेली वेज लेबरर, उन्हें डेली काम करना पड़ता है, जितना उन्होंने काम किया उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है. तो वो डेली वेज लेबरर हैं एंड वो एक ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं, ठीक है. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 PM in the evening. वो सुबह 7:30 बजे आते हैं, सुबह 7:30 बजे वो काम करने जाते हैं एंड शाम के 8 बजे वो काम से वापस आते हैं. He gets no other allowances apart from his wages. उन्हें उनकी wages के अलावा और कोई दूसरे allowance नहीं मिलते, मतलब जो उन्होंने काम किया है सिर्फ उसी के उनको पैसे मिलते हैं और कोई दूसरे allowance उन्हें नहीं मिले जाते, ठीक है. Then he is not paid for the days he does not work. और जिस दिन वो काम नहीं करते उन्हें उसके लिए पे नहीं किया जाता. जैसे हमने कांता के केस में देखा कि अगर वो हॉलीडे लेती हैं, काम नहीं करती, तो फिर भी उन्हें पे किया जाता है, पेड हॉलीडेज मिलती है. लेकिन कमल के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो किसी दिन काम नहीं करेंगे तो उस दिन के पैसे उन्हें नहीं दिए जाते, ठीक है. Then he has therefore no leave or no paid holidays. उन्हें कोई paid holidays या leave नहीं मिलती. Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. तो जब उन्होंने इस ग्रोसरी शॉप में काम करना स्टार्ट किया तो उन्हें ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया जिसमें सारी कंडीशंस बताई हूँ कि आपको इतने घंटे काम करना है, इतना आपको सैलरी दी जाएगी, ऐसा भी उन्हें कोई लेटर नहीं मिला. एंड उनको कभी भी नौकरी से कभी भी उनको काम करने से निकाला जाता है अगर उनका एम्प्लॉयर ये चाहेगा. मतलब वो जिस ग्रोसरी शॉप में काम कर रहे हैं तो अगर उस ग्रोसरी शॉप के एम्प्लॉयर इनको कमल को निकालना चाहेंगे तो वो निकाल भी सकते हैं, ठीक है. तो कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है. तो देखो हमने कांता का केस देखा, कमल का केस देखा. तो अब कांता का जो केस है उसमें हमने देखा कि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो एकदम सही है, उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, फिक्स्ड वेजेस हैं, फिक्स्ड आवर्स उन्हें काम करना है, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. एंड कमल के केस में हमने देखा कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेज फिक्स नहीं है, कभी भी उन्हें निकाला जा सकता है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है. तो अब बात करते हैं डिटेल में. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो काम होता है, वो एंटरप्राइजेस होते हैं, वो प्लेस ऑफ वर्क होती है जहां पर जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कैसे काम होगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो रेगुलर होती है, फिक्स होती है. इससे क्या होता है कि जो लोगों के पास क्या होता है, एश्योर्ड वर्क होता है, मतलब गारंटीड वर्क होता है, ठीक है. ऐसे ही उन्हें कभी भी मन मर्जी से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है. एश्योर्ड वर्क होता है, ठीक है. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन इन वेरियस लॉज. ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसमें जो भी काम आते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, इसीलिए उन्हें गवर्नमेंट की लॉज को, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है, कि आपको मिनिमम इतने घंटे काम करना है, इतना आपको वेज दी जाएगी. तो ये जितने भी रूल्स जो गवर्नमेंट ने ले डाउन करी ये सारी फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है. सो बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. देन workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employer. So देखो workers जो organized sector में होते हैं उनके पास job security होती है, मतलब उनको पता होता है इतने दिन काम करना है, अगर उन्हें निकाला भी जाएगा तो एकदम इमीडिएटली ऐसी मनमर्जी से निकाला नहीं जा सकता, उसके लिए भी काफ़ी प्रोसेस होता है, शर्तें होती हैं, उसके लिए टर्म्स होती हैं, ठीक है.
तो उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है उन वर्कर्स के पास जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। साथ ही साथ उन्हें एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ही काम करना पड़ता है, ऐसे कभी भी उनसे ज़्यादा कम नहीं करा सकते। एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स उन्हें काम करना पड़ता है कि आपको डेली इतने घंटे काम करना है, सो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होता है। देन एंड अगर वो ज़्यादा काम करते भी हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा पे किया जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉयर है जो उन्हें नौकरी दे रहा है तो और भी बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, ठीक है। दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें पेड लीव मिलती है, मतलब पेमेंट मिलती है। अगर उन्होंने छुट्टी ली तो उसको उस दिन भी उन्हें पे किया जाता है। एंड उन्हें प्रोविडेंट फंड और दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, ग्रेचुइटी मिलती है। ग्रेचुइटी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं। देन दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट। तो उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एंड लॉज के हिसाब से जो फैक्ट्री मैनेजर है, मतलब जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उसको इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको सही ड्रिंकिंग वाटर मिले एंड सेफ एनवायरनमेंट मिले, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इंश्योर करनी पड़ती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल। एंड जब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स रिटायर होते हैं तो फिर इन्हें बाद में पेंशन भी दी जाती है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें आपको ये एक टाइप से डिसिप्लिन है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी आपके पास है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स है, फिक्स वेजेस है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि मान लो कोई रेडी वाला है, कोई वेंडर है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन की साइट है, तो वहाँ जो लेबरर्स काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, बिकॉज उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो फिर उन्हें कहीं और जाके काम ढूंढना पड़ेगा, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। देन देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। देखो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कि भाई मिनिमम इतनी तो वेज मिलनी चाहिए, इतने घंटे काम होना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लेकिन वो उनको फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड हेयर। नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। आपकी ज़रूरत है तो रखेंगे, नहीं ज़रूरत है तो कभी भी निकाला जा सकता है, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। देन जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। एंड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं वो लो पेड होती है, मतलब आपको बहुत कम पे किया जाता है एंड रेगुलर भी नहीं होती है। जैसे आपने देखा जो डेली वेज लेबरर होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उनको कितना कम वो कमा पाते हैं, कितना कम उन्हें पे किया जाता है, एंड वो रेगुलर भी नहीं होता है, ठीक है। देर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस। एंड ऐसा भी कुछ नहीं कि आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, पेड हॉलीडेज मिलेंगी, जितना आप काम करोगे उतना ही आपको पे किया जाएगा। तो और कोई दूसरे बेनिफिट्स वो एंजॉय नहीं करते। देन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ये सारा हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। बैंक्स में जो काम कर रहे हैं, दैट ऑल बैंक्स ऑल्सो कम अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं शॉपकीपर्स, दुकानदार, ठीक है, फार्मर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिपेयर वर्कर्स, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर आते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो देखो अभी हमने देखो सबसे पहले हमने जो भी पहले डिस्कस किया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस करा। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, गिव एग्जांपल्स, या फिर आ सकता है व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिव एग्जांपल्स। ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन बन सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, जॉब्स हैं वो लो पेड है, कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता है, अगर आप ओवर टाइम काम करते हो उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती आपकी। सो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो होता क्या है कि लोग ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, दैट द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स दैट आर द मोस्ट डिजायरेबल। लोग क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिल जाए, लेकिन क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब इंक्रीमेंट हो रहा है वो बहुत स्लो रेट पर हो रहा है, ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, बट द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज एक्सपेंडिंग वेरी स्लो, जिस वजह से लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पहली बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे वो कह रहा है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, लो इनकम है, तो इसीलिए एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स। अब उसमें क्या है, विच पे अ वेरी लो सैलरी, दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड पेड अ फेयर वेज। उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इनकम कम होती है, ये सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कमियां हैं, लोगों को फोर्सफुली उसमें काम करना पड़ता है। ठीक है, दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, एक फिक्स सैलरी होती है, और भी कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमने डिस्कस किए। ठीक है, एंड हैव नो, इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सिंस द 1990s इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स भी बहुत है, लेकिन वहां पे जो लॉस हो रहा है कि मतलब काफी जो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस, और फिर वो कहाँ जाते हैं, जॉब तो करनी है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है, सो दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग्स। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने समझा कि ये जो वर्कर्स हैं जिन्हें फोर्सफुली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ रहा है, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, इनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना होगा। वी नीड टू प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, इन्हें सपोर्ट देने की जरूरत है। अब कैसे देंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हम रूरल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं और अर्बन जो यहाँ पे इलाके में जो लोग काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हम उन दोनों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिचुएशन ऑफ द रूरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन है रूरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स की। इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कॉम्प्राइज ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशियंस। तो यहाँ पे जो रूरल इलाका है, जो गाँव वाला इलाका है, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, लैंडलेस यानी जिनके पास जमीन नहीं है, वो क्या चाहते हैं, लेबरर्स हैं, उनके पास जमीन नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें बेटर वेज मिले, उन्हें सही वेज पे काम मिल जाए कहीं पे, ये वो चाहते हैं। हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था ये सब। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास या तो बहुत ही कम लैंड है, बहुत छोटा सा लैंड का पीस है जहां पे वो अपना खेती करते हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत हार्डली ही सस्टेन कर पा रहे हैं। शेयर क्रॉपर्स हैं एंड आर्टिशियंस है। ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स हैं जो कि हमें रूरल एरिया में देखने को मिलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहाँ पे हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी, यानी कि जो छोटे फार्मर है जिनके पास ज्यादा लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। 80%, देख रहे हो कितना परसेंट है, 80% फार्मर्स इंडिया में क्या है, मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, दे डोंट हैव मच लैंड। ठीक है, देन दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड, इन्हें हमें सपोर्ट करना होगा थ्रू, कैसे सपोर्ट करें, थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। एक फार्मर क्या चाहता है कि उसे सीड्स टाइम पे मिल जाए, उसकी जो क्रॉप्स उग रही है उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज हो, जो पास में कैनाल है उसमें पानी टाइम पे आ जाए, वो सब ये चाहता है। और जो वो फिर उसकी जो फसल उग जाएगी उसके बाद उन्हें बेचेगा तो वो सही दाम पर उसे बेच सके, ये एक फार्मर चाहता है रूरल एरियाज में। ठीक है, टाइमली डिलीवरी हो सीड्स की, एग्रीकल्चर इनपुट्स उसे सही दाम पर मिल जाए, क्रेडिट यानी कि लोन उसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाए बैंक्स में से, ताकि उसे इनफॉर्मल सेक्टर से जो यहाँ पे मनी ओनर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे उन्हें लोन ना लेना पड़े। सो ये वो चाहता है। स्टोरेज फैसिलिटीज हो एंड मार्केटिंग आउटलेट्स भी हों ताकि वो अपनी क्रॉप को बेच सके। तो ये एक रूरल फार्मर चाहता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो गवर्नमेंट को इन्हीं सभी चीजों पे काम करना चाहिए ताकि इनकी सिचुएशन इंप्रूव हो सके। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ रूरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एंड हाउ कैन वी इंप्रूव इट। ठीक है,
अब फ्रेंड्स बात करते हैं अर्बन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स की। सो अब यहाँ पे अर्बन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स की क्या कंडीशन है, देखो इन दी अर्बन एरियाज में कौन कौन से टाइप के वर्कर्स आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो इससे देखते हैं, कॉम्प्राइजेस मेनली ऑफ दी वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो अर्बन इलाके में ज्यादा एग्रीकल्चर तो नहीं होता है, तो वहां पे इंडस्ट्रीज लगी होती हैं। इंडस्ट्रीज में जो स्मॉल वर्कर्स होते हैं उन्हें भी वेज नहीं मिलती। हम जानते हैं ना इंडस्ट्रीज में कई यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर आप कह सकते हो उन्हें सही वेज नहीं मिलती है, उन्हें ज्यादा देर काम करना पड़ता है, वर्किंग हार्स ज्यादा होते हैं और उन्हें कम सैलरी मिलती है, उस कम सैलरी पे उन्हें काम करना पड़ता है। कैजुअल वर्कर्स होते हैं इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि उन्हें कोई फिक्स नहीं है कि आ जाना है इतने घंटे काम करना है। कैजुअल यानी कि कभी काम करा कभी नहीं करा, कभी वेज मिली कभी वेज नहीं मिली। दीज आर नोन एज कैजुअल वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, एवरीथिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड। ये अर्बन एरिया की हम बात कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी तो सपोर्ट नहीं करेगी इन वर्कर्स को, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ही अपने नए नए लॉज लाने पड़ेंगे, नई नई और एक्ट स्कीम्स लानी पड़ेंगी ताकि इन्हें बेनिफिट हो सके। सो प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ इनपुट, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई स्मॉल स्केल वर्कर है या किसी की स्मॉल इंडस्ट्री है तो उसे रॉ मटेरियल मिल जाए, कम दाम पे मिल जाए या फ्री मिल जाए ताकि वो अपने आगे का प्रोड्यूस कर सके, अपनी और लाइफ को सस्टेन कर पाए, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कैजुअल वर्कर्स जिनका कुछ फिक्स नहीं होता है, कब काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, दैट इज नॉट फिक्स, दीज आर कैजुअल वर्कर्स। रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, दोनों को ये प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दोनों के यहाँ पे जो अलग अलग स्कीम्स लाने की जरूरत है, रूरल्स के लिए, अर्बन के लिए काफी स्कीम्स लॉन्च भी की गई हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से यही बनेगा, राइट अ नोट ऑन द सिचुएशन, राइट अ नोट ऑन द सिचुएशन ऑफ अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, या फिर यहाँ पे इंडिविजुअली ऐसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। अगर आपको पॉइंट सारे याद है देन यू कैन इजीली राइट दी आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट, which is the situation of backward classes in the unorganized sector. So friends देखो हमने रूरल एरिया की बात कर ली, अर्बन एरिया की बात कर ली, अब यहाँ पे ना एक स्पेशल सिचुएशन आप कह सकते हो, स्पेशल केस है किसका, बैकवर्ड क्लासेस का। जैसे कि आप शेड्यूल कास्ट ले लो, शेड्यूल ट्राइब्स ले लो, तो इनकी जो सिचुएशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो और भी ज्यादा बुरी और भी ज्यादा बदतर है। क्या है, पॉइंट्स रीड करते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स कम फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब होता क्या है, ज्यादातर शेड्यूल कास्ट, ये जो पिछड़ी हुई ट्राइब्स होती है, पिछड़ी हुई कास्ट होती है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, इनको और ज्यादा यहाँ पे और शोषण इन्हें फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे उन्हें फेस करना पड़ता है। बिसाइड्स गेटिंग द इररेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर्स ऑल्सो गेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हर एक वर्कर को, देखो यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, लो पेड वर्क उन्हें करना पड़ता है, कम इनकम पे ही काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो शेड्यूल कास्ट, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उन्हें एक और मतलब एक्स्ट्रा आप कह सकते हो एक्स्ट्रा परेशानी झेलनी पड़ती है, दैट दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इनकी कास्ट के बेसिस पे, इनके रेस के बेसिस पे इन्हें जज किया जाता है, इन्हें कहा जाता है कि आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो या फिर आप इस रेस से बिलोंग करते हो, यू कांट वर्क। सो ऐसे इन्हें और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक एक्स्ट्रा लेयर आप कह सकते हो, और ज्यादा इन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन पहली परेशानी है यहाँ पे, पहले उन्हें लो वेज मिल रहा है, कम काम है, सैलरी फिक्स नहीं है और उन्हें और ज्यादा यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज थस नेसेसरी, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोटेक्शन की जरूरत है, इनकी स्टैंडर्ड को, इनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने की जरूरत है, और साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं इनके सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की भी जरूरत है, नई नई स्कीम्स लाने की जरूरत है ताकि इन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। ये हमने बात कर ली, एक स्पेशल केस था, क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है, दैट राइट द नोट ऑन अ सिचुएशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। तो ओनरशिप का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज को कौन ओन करता है, उसका मालिक कौन है, दिस इज नोन एज ओनरशिप। तो
ओनरशिप के बेसिस पर दो टाइप के सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर क्या होता है? इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो नाम से पता चल रहा है पब्लिक सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती है इन एसेट्स को एंड गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो होता है पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज, ठीक है। एंड देखो पब्लिक सेक्टर यहाँ पर गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट एज वेल एज प्रोवाइड सर्विसेज सोशल वेलफेयर टू सिटीजन। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज को ओन करने का, इट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मेन मोटिव होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि लोगों का वेलफेयर हो। प्रॉफिट अगर अर्न हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव सरकार का प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, मेन मोटिव होता है कि जो लोग हैं उनको सर्विसेज मिले और उनका वेलफेयर हो, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बिकॉज इसे गवर्नमेंट ओन करती है, इसके एसेट्स को गवर्नमेंट ओन करती है एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जैसे रेलवे है तो रेलवे में जितनी भी जॉब्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है बिकॉज उसे गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रेलवे का मेन मोटिव है ताकि लोगों को सर्विसेज मिले, ताकि लोगों का वेलफेयर हो एट अ रीजनेबल रेट, एट अ रीजनेबल कॉस्ट, इसीलिए ये गवर्नमेंट ओन करती है। अभी तो रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर दिया, दैट्स अनदर थिंग, ओके। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? देखो प्राइवेट सेक्टर नाम से पता चल रहा है ऐसी एसेट्स, ऐसी सर्विसेज जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक कंपनी ओन करती है, वो होती है, वो एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज सारी प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, यहाँ पर ये पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन लिख दी, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इन द पब्लिक सेक्टर अ ग्रुप इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो प्राइवेट सेक्टर में कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उन एसेट्स या फिर सर्विसेज को ओन करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी कंपनी है तो उसका मेन मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमा पाए, प्रॉफिट कमा पाए। यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका मेन मोटिव नहीं होता है। तो यही मेन डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में, कि पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ओन करती है एंड गवर्नमेंट का मेन मोटिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि लोगों का वेलफेयर हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस मोटिव होता है एंड यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है एक टाइप से, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि वेलफेयर हो, बिकॉज हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पर गवर्नमेंट का मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना एंड यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ओन्ड। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, इनको एक प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं, ठीक है। अब देखो देयर आर सेवरल थिंग्स। अब देखो ऐसा क्यों है कि कुछ जो सेक्टर हैं, कुछ एक्टिविटीज है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है एंड गवर्नमेंट ही उसे ओन कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उन सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? तो देखो दीज आर सेवरल थिंग्स दैट प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट अंडरटेक और कैन नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल रेट एंड वुड चार्ज वेरी हाई फॉर देयर यूज। देखो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको गवर्नमेंट को ही ओन करना पड़ता है बिकॉज वो बेसिक हैं, जो कि हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट है एंड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करना। इसलिए प्राइवेट सेक्टर उसे ओन नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर उसे अंडरटेक नहीं कर सकता। तो जो गवर्नमेंट है उसे ही आकर उसे कंट्रोल करना पड़ता है, उसे ओन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी तो सबकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी तो सबको भी चाहिए, सबको चाहिए, कंपनीज को भी चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई प्राइवेट कंपनी अंडरटेक कर लेगी तो फिर वो रीजनेबल रेट पर सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसके लिए वो ज्यादा चार्ज करेगी बिकॉज हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी जो चीजें ये बेसिक हैं एंड ये एक रीजनेबल रेट पर मिलनी चाहिए बिकॉज सभी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है बिकॉज गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सारे सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है।
तो चाहे गवर्नमेंट को लॉस ही क्यों ना हो जाए, चाहे गवर्नमेंट को लॉस ही झेलना पड़े, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जबकि प्राइवेट सेक्टर अगर इन चीज़ों को अंडरटेक कर लेगा तो फिर वो प्रॉफिट कमाने के माइंडसेट से सभी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, ठीक है। So examples are construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams। तो ये जितनी भी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, जो कि क्या गवर्नमेंट ओन करती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों को अंडरटेक कर लेंगे सो इट विल कॉस्ट अ वेरी हाई अमाउंट, ठीक है। Thus, governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। तो इसलिए गवर्नमेंट को अंडरटेक करना पड़ता है इन एक्टिविटीज़ को जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ताकि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सभी को अवेलेबल हो एट अ रीजनेबल रेट, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट इनकरेजेज इट। एंड प्राइवेट सेक्टर भी अपनी प्रोडक्शन को, अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा जब तक गवर्नमेंट इनकरेज नहीं करेगी। कैसे? देखो, अगर गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करी तो फिर क्या प्राइवेट सेक्टर अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो दैट द प्राइवेट सेक्टर कैन कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन एंड बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट में ऑल्सो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड टू दीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एट रीजनेबल रेट। तो यही वो इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है कि जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को, ताकि एक रीजनेबल रेट पर, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख पाएं। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है, बिकॉज ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि सभी सिटीजन्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएं एंड ये जो भी नीड्स हैं ये सभी को मिले। तो अब गवर्नमेंट की प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हैं? सो प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, सभी को हेल्थ एंड एजुकेशन मिले, ठीक है। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि प्रॉपर स्कूल बनाए जाएं एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल तक, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सभी को अवेलेबल होना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, सभी को खाना मिलना चाहिए, सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि कितने लोग स्लम्स में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस इतनी पुअर होती हैं, तो उस वजह से कितने डिजीज फैलते हैं। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि सभी को हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। बट स्टिल, ओके, देन to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such areas, जो सबसे गरीब है एंड जो सबसे इग्नोर्ड है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वेलफेयर पर इतना काम नहीं किया जाता, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो भी इम्प्रूव करें, ताकि वो भी सभी के ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी वेलफेयर हो, ठीक है। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rates. The infant mortality rate of Odisha is 40, Madhya Pradesh 48, is higher than some of the poorest regions of the world. And यहाँ पर ये डेटा भी गिवन है कि हमारे इंडिया के जो नियरली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है वो malnourished है, मतलब उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, सही अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा है, क्वार्टर ऑफ देम आर इल, मतलब उनमें से जो क्वार्टर है वो बहुत ही बीमार हो रखे हैं। एंड हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साल में 1000 लाइव बोर्न चिल्ड्रन में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल का पहले होने से, एक साल की उम्र होने से पहले कितने इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, अगर कम होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस रीजन की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जिस वजह से इतने बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उड़ीसा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 40 है, तो यहाँ पर इतने बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल का होने से पहले ही, ठीक है। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 48 है एंड ये बहुत ही ज़्यादा है कुछ दुनिया के सबसे पुअरेस्ट रीजन्स में से भी, ठीक है। So this is the data you can see. Okay, so this was the last topic of our chapter, sectors of the Indian economy. From here we have finished our chapter sectors of the Indian economy. हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर लिया है, हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया एंड साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि हर एक टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. So we hope that this chapter is clear to you and
एंड फ्रेंड्स लास्ट में हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि आप सभी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।